आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी फेलुदा सीरीज़ की अगली कहानी द एनुबिस मिस्ट्री। तो शुरू करते हैं ये कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब फेलुदा और तोपशे अपने कैलकाटा वाले घर में हैं और उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन था मिस्टर नीलमणि सान्याल का। नीलमणि सान्याल जो कि कैलकाटा के जाने माने प्रतिष्ठित आदमी हैं। वो फेलुदा से कहते हैं कि उन्हें उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए उनके घर आ जाएं। शायद सिर्फ फेलुदा ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। फेलुदा जब उनके घर जाते हैं तो उनका घर देख के उनकी साज सज्जा बहुत खूबसूरत होती है। तोपशे की तो एकदम आंखें ही फटी रह जाती हैं। वहाँ का जो फर्नीचर था, जो वहाँ पर एम्बियंस था, बहुत ही सुंदर था। नीलमणि बाबू जब तोपशे से और फेलुदा से मिलने आते हैं, वो लगभग 50-55 वर्ष के आदमी थे। वो फेलुदा को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि फेलुदा अवश्य उनकी मदद कर सकेंगे। नीलमणि बाबू बातों बातों में फेलुदा को बताते हैं कि उन्हें एंटीक सामान इकट्ठा करने का बहुत शौक है और यही उनकी जीविका का एकमात्र स्रोत भी है। वो कभी अमीर नहीं रहे थे, वो पहले गरीब हुआ करते थे, लेकिन लगभग 11 वर्ष पूर्व उनकी 2.5 लाख रुपए की एक लॉटरी निकली थी जिसने उन्हें अमीर बना दिया। लगभग 8 वर्ष पूर्व उन्होंने यह भव्य घर बनाया है और वो अपनी जीविका चलाने के लिए एंटीक सामान जहाँ से भी अच्छा मिलता है खरीदते हैं, फिर उसे अच्छे दामों पे बेच देते हैं। उसी में से इन्होंने खरीदी थी एनुबिस की वो मूर्ति। एनुबिस यानी इजिप्शियन गॉड, मौत के देवता, जिनका शरीर तो इंसानों की तरह है लेकिन जिसका सर एक सियार का तरह होता है। अब नीलमणि बाबू को एनुबिस के बारे में कुछ भी खास नहीं पता था। फेलुदा जब उन्हें यह बात बताते हैं कि ये मौत के देवता हैं और इजिप्शियन गॉड हैं, तब नीलमणि बाबू कहते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों का कुछ भी पता नहीं है। उन्हें तो बस जो भी इजिप्शियन सामान जहाँ भी मिलता है वो उसे ज़रूर खरीदते हैं। उन्हें इजिप्शियन सामान के लिए एक ऐसा लगाव है, बल्कि कह सकते हैं कि ऐसा पागलपन है कि वो कितने भी दाम चुका सकते हैं। हालांकि उन्हें इजिप्ट के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं या वहाँ का जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। तो फेलुदा कहते हैं कि जब वो इतने महंगे सामान खरीदते हैं तो वो असली हैं या नकली हैं, इसके बारे में मिस्टर सान्याल को कैसे मालूम पड़ता है। तो मिस्टर सान्याल फेलुदा से कहते हैं कि जो भी सामान महंगा होता है उनकी समझ से वो असली होता ही होगा। बस यही सोच के वो ये सामान खरीद लेते हैं। लेकिन ये एनुबिस की मूर्ति जब से उनके घर में आई है, उन्हें ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य ने उन्हें घेर लिया है। उन्हें कई बार जो चिट्ठियाँ मिली हैं ऐसी, जिसमें उन्हें मारने की धमकी दी गई है। वो अब कहते हैं फेलुदा से कि उन्होंने वो चिट्ठी को पहले तो गैर ज़रूरी समझा और उसे ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन ये सिलसिला कम नहीं हुआ और उन्हें लगातार थ्रेटनिंग लेटर्स ऐसे मिलते रहे हैं कि अगर उन्होंने वो एनुबिस की मूर्ति अपने पास रखी रही तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। फेलुदा मिस्टर सान्याल से पूछते हैं कि क्या उनका कोई दुश्मन है, प्रोफेशनली या फिर पर्सनली, जो उन्हें मारने की सोच रहा हो। तब मिस्टर सान्याल कहते हैं कि नहीं, उनका कोई दुश्मन तो ऐसा नहीं है। फिर फेलुदा उनसे पूछते हैं कि जब उन्होंने एनुबिस की मूर्ति खरीदी थी तब क्या कोई और इंसान भी था जिसने इसके लिए बोली लगाई हो। यह सुन के मिस्टर सान्याल बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं। वो फेलुदा से कहते हैं कि अरे इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया था। हाँ, मिस्टर दत्ता जो कि एक लॉयर हैं, वो उन्हें भी बहुत शौक है एंटीक चीज़ें इकट्ठा करने का। उन्होंने भी इसकी काफ़ी ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन जब उससे ऊंची बोली मिस्टर सान्याल ने लगा दी तब एनुबिस की मूर्ति उन्हें मिल गई थी। फेलुदा मिस्टर दत्ता के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं और फिर वहाँ से नीचे उतर आते हैं। जाते समय वो मिस्टर सान्याल से पूछते हैं कि क्या वो इस घर में अकेले रहते हैं। मिस्टर सान्याल कहते हैं कि हाँ, वो इस घर में अकेले रहते हैं, उनका एक नौकर और एक ड्राइवर उनके साथ है। तब फेलुदा कहते हैं कि क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी रहता है। यह सुन के मिस्टर सान्याल चौंक जाते हैं, तोपशे भी चौंक जाता है। तब मिस्टर सान्याल कहते हैं कि हाँ हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा भतीजा आया है, लेकिन उसे इन्फ्लुएंजा है, वो बीमार है, इसीलिए अपने कमरे में लेटा हुआ है। लेकिन फेलुदा को क्यों ऐसा लगा कि उनके घर में कोई बच्चा है। तब फेलुदा कहते हैं कि जब वो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठे थे तो वहाँ कबर्ड के पीछे से उन्हें एक पतंग दिखाई दी थी। इसी से उन्हें शक हुआ कि यहाँ पर कोई बच्चा भी रहता है। ये सारी बातें होती हैं और फेलुदा तोपशे के संग घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह फेलुदा को एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल तोपशे उठाता है। फ़ोन था
नीलमणि बाबू का। वो बहुत घबराए हुए थे। वो फेलुदा से बात करते हैं और बताते हैं कि वो एनुबिस की मूर्ति जो एक दिन पहले उन्होंने फेलुदा को दिखाई थी, वो उनके घर से चोरी हो गई है। यह सुन के फेलुदा बहुत परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन उनके घर पहुंचते हैं। नीलमणि बाबू बताते हैं कि उन्होंने इसकी रक्षा करने के लिए उस एनुबिस की मूर्ति की उसे अपनी तकिए के नीचे रख लिया था। लेकिन रात में उन्हें एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने उनका मुंह बांध दिया है, उनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं। सुबह जब उनका नौकर ऊपर आया तब उन्होंने उनकी मुंह की पट्टी हटाई और उनके हाथ पैर खोले। फेलुदा देखते हैं कि सच में उनके हाथों पैरों पे लाल निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने कस के उन्हें रस्सी से बांध दिया हो। बताते हैं नीलमणि बाबू कि किसी ने रात में आके उन्हें रस्सियों से बांध दिया, उनके मुंह पे पट्टी चिपका दी और वह एनुबस की मूर्ति उनके तकिए के नीचे से चुराकर भाग गया। वो बिल्कुल भी देख नहीं पाए कि ये चोरी किसने की है। फेलुदा जब उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर ये चोरी हुई थी, तो देखते हैं कि उस कमरे की खिड़कियों में कोई भी ग्रिल नहीं लगी है। वो खिड़कियाँ बड़ी बड़ी शीशे की हैं। फेलुदा कहते हैं कि इसमें तो सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी बड़ी आसानी से यहाँ पे आ सकता है। तब नीलमणि बाबू कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अंग्रेज़ों की तरह घर बनवाया है, इसीलिए से बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ दी हैं, उसमें ग्रिल्स नहीं लगवाई। तब फेलुदा को लगता है कि वहाँ पे कमरे में बेड पे कंबल के नीचे कुछ है। वो रजाई खींचते हैं तो उसके नीचे एक बच्चा सो रहा था। तो नीलमणि बाबू बताते हैं कि ये उनका भतीजा है जो सो रहा है, उसे बुखार है और डॉक्टर ने उसे रात में इतनी तेज़ दवाई दी थी कि इसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब वो चोर आया और गया। ये गहरी नींद में सो रहा है। इसे बुखार उतारने की भी दवाई दी गई है। फेलुदा बड़े ध्यान से उस बच्चे को देखते हैं और फिर नीचे उतर आते हैं। नीलमणि बाबू फेलुदा से कहते हैं कि अगर वे एनुबिस की मूर्ति उन्हें ढूंढ कर दे देंगे तो वो उन्हें इनाम में बहुत सारे पैसे देंगे, क्योंकि वह एनुबिस की मूर्ति उनके लिए बहुत बहुमूल्य है। फेलुदा घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर से सुबह सुबह एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन फिर से तोपशे ही उठाता है, लेकिन इस बार फ़ोन के जो अगली तरफ आदमी था उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आदमी बहुत गुस्से में है। वह तोपशे से कहता है कि फेलुदा से कह दो कि उस एनुबिस की मूर्ति को ढूंढने का प्रयास ना करे, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुन के फेलुदा को जब बताता है तोपशे, तो तोपशे बहुत डर गया होता है। फेलुदा इस बात पे बस हंस देते हैं। तोपशे कहता है कि नहीं, उन्हें यह बात हल्के में नहीं रहनी चाहिए। वो आदमी जब उनसे यह बात कह रहा था तोपशे से, तो वो बहुत गुस्से में था, उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी और ऐसा लग रहा था कि वह सच में फेलुदा को कोई नुकसान पहुंचा देगा। फेलुदा तोपशे से कहते हैं कि अब उन्हें दोनों को अपना भेष बदलना है, क्योंकि वो किसी से मिलने जाने वाले हैं। तोपशे समझ नहीं पाता कि आखिर वो भेष बदल के किससे मिलने जाएंगे। फेलुदा एक बूढ़े आदमी का भेष धारण कर लेता है और तोपशे का भी थोड़ा बाल की मांग निकाल के इधर से थोड़े बाल बिखरे बिखरे से कर देते हैं और कहते हैं कि वो मिस्टर दत्ता के घर मिलने जा रहे हैं। मिस्टर दत्ता का एड्रेस उन्होंने उसी ऑक्शन हाउस से लिया था जिस ऑक्शन हाउस से नीलमणि बाबू ने वह एनुबिस की मूर्ति वहाँ से खरीदी थी। मिस्टर दत्ता से फेलुदा फ़ोन पे बात करते हैं कि उन्हें मालूम पड़ा है कि वो एंटिक का बड़ा अच्छा कलेक्शन रखते हैं। वो सिर्फ एक दिन के लिए ही कलकत्ता में है, इसीलिए वो उनसे एक बार मिलके उनका कलेक्शन देखना चाहते हैं। मिस्टर दत्ता फेलुदा से कहते हैं कि उनके घर में अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, वाइट वॉश हो रहा है, इसीलिए उन्हें यह कलेक्शन दिखाने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन फेलुदा बहुत जब इस्रार करते हैं उनसे, तो वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, आप मेरे घर आइए, मैं आपको अपना कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगा। फेलुदा बिल्कुल बूढ़े आदमी का भेष धारण करके उनके घर पहुंचते हैं और तोपशे के लिए बताते हैं कि यह उनका भतीजा है। तोपशे को देख के मिस्टर दत्ता बहुत खुश नहीं होते। वो फेलुदा से कहते हैं कि आप तो अकेले आने वाले थे, फिर आपका भतीजा आपके साथ क्यों आया है? तो फेलुदा कहते हैं कि ये भतीजा जो है मेरा, ये पेंटिंग और ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए आपके एंटीक पेंटिंग्स देखने के लिए आया है। मिस्टर दत्ता ने सारा सामान बड़ी मुश्किल से निकलवा के ड्राइंग रूम में लगवा दिया था। फेलुदा और तोपशे वो सामान जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। एंटीक का इतना सुंदर बेहतरीन सामान था जो फेलुदा ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इजिप्ट की भी कई मूर्तियाँ, कई पेंटिंग्स उनके पास थी। तब तक अचानक तोपशे के मुंह से निकल जाता है, और वो एनुबिस की मूर्ति, वो कहाँ है? यह सुनते ही मिस्टर दत्ता बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, उन्हें खांसी आने लगती है।
फेलुदा समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। एनुबिस की मूर्ति का नाम सुनते ही मिस्टर दत्ता घबरा क्यों गए। तो वो चिरूट पी रहे थे उस समय। तो वो टॉपिक बदलने के लिए कहते हैं कि अब चिरूट की वो क्वालिटी नहीं रह गई। फेलुदा फिर से इस बात पे दोहराते हैं, कहते हैं कि आपके पास क्या वो एनुबिस की मूर्ति नहीं है, वही मौत के देवता जिनका चेहरा सियार का होता है। तब मिस्टर दत्ता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे वो एक पागल आदमी है ना, जिसके कारण मैं वो मूर्ति खरीद नहीं पाया। ऑक्शन हाउस में उसने पता नहीं किस बेवकूफ़ी में इतनी ऊंची बोली लगा दी उस मूर्ति की कि उतने दाम मैं नहीं चुका सकता था। मुझे समझ में नहीं आता वो मिस्टर सान्याल की क्या प्रॉब्लम है। वो जब भी कोई इजिप्शियन सामान देख लेते हैं तो वो उसकी इतनी बढ़ बढ़ के बोली लगा देते हैं कि कोई खरीद ना पाए। फिर फेलुदा मिस्टर दत्ता से बड़ा अटपटा सवाल पूछते हैं कि क्या वो इस घर में अकेले रहते हैं। मिस्टर दत्ता फेलुदा से कहते हैं नहीं, उनकी पत्नी भी साथ रहती हैं, वो भी पूजा कर रही हैं और उनका एक नौकर भी उनके साथ रहता है। फेलुदा और तोपशे अब वापस अपने घर जाने के लिए मिस्टर दत्ता के घर से बाहर निकलते हैं। जब वो सड़क पे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे दो बच्चे गाना गाकर भीख मांग रहे हैं। उसमें से एक बच्चा गाना गाता है और दूसरा बच्चा हाथ में कंजनी, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजा रहा है। बड़ा अच्छा सा शाम संगीत वो दोनों बच्चे गा रहे थे और घर घर रुक के कह रहे थे कि माँ कुछ मदद कर दो। वही गाना फेलुदा गुनगुनाते हुए अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब फेलुदा सुबह सो के उठते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है पेपर में पढ़ के कि मिस्टर दत्ता के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। चोर ने मिस्टर दत्ता को और उनके नौकर को मारा पीटा भी है और उनके घर से सारा एंटीक सामान चुरा के ले गए हैं। मिस्टर दत्ता को शक है एक बूढ़े आदमी और उसके भतीजे पे, जो कल दोपहर में उनसे मिलने आया था और वो उन्हें जानते नहीं थे, वो लोग अनजान थे। फेलुदा यह सुन के चौंक जाते हैं और तुरंत मिस्टर दत्ता के घर की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने वो बूढ़े आदमी का वेश नहीं धर रखा था। जब वो मिस्टर दत्ता के घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब भी होते हैं, जो कि फेलुदा को पहले से जानते थे। इंस्पेक्टर फेलुदा से कहते हैं कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें या जो भी मालूमात हासिल करना चाहें वो उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। फेलुदा सबसे पहले उस नौकर से पूछताछ करते हैं जिसे उस चोर ने मारा था और गिरा दिया था और वो एंटीक सामान वहाँ से चुरा के ले गया था। नौकर बताता है कि उनकी मालकिन जो हैं वो पूजा कर रही थी। नीचे दो बच्चे गाना गा के भीख मांग रहे थे। वो कह रहे थे माँ कुछ मदद कर दो। उसकी मालकिन उस नौकर से कहती हैं कि उन बच्चों को कुछ पैसे दे आओ। जब ये पैसा दे के उन बच्चों को ऊपर आते हैं तो अचानक से कोई उस नौकर के पेट पर बहुत ज़ोरों का वार करता है। फेलुदा उस नौकर से पूछते हैं क्या पेट पे? बोला हाँ, और वो वार इतना तेज़ था कि वो नौकर झेल नहीं पाता और ज़मीन पे गिर जाता है। उसके मालिक को भी किसी ने कस के पीटा था, जिससे उसके मालिक भी गिर गए थे। उनका हाथ बांध दिया था और सारा जितना महंगा सामान था वो चुरा के ले गए थे। फेलुदा यह सुन के बहुत सोच में पड़ जाते हैं। वो जब नीचे उतरते हैं और उस घर के बाहर जाते हैं तो बड़े ध्यान से उस घर की दीवारों को देखने लगते हैं। फिर वो दीवारों को छूते हुए आगे मोड़ पे पहुंचते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। जब वो उस मोड़ पे पहुंचते हैं तो वो कुछ ध्यान से उस दीवार पे देखने लगते हैं और अपना कैमरा निकाल के उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तोपशे जब उनसे पूछता है कि ये किस चीज़ की फ़ोटो है तो फेलुदा कुछ नहीं कहते और अपने घर आ जाते हैं। फेलुदा को अब बहुत चिंता थी कि आखिर कौन ऐसा आदमी है जिसने पहले अनुबिस की मूर्ति चुराई और फिर और भी जो एंटीक सामान था, इजिप्शियन सामान, वो मिस्टर दत्ता के घर से चुरा कर ले गया। फेलुदा से ये गुत्थी अभी सुलझ नहीं रही थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो सारी फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने उस दीवार की खींची थी और कुछ तस्वीरें उन्होंने मिस्टर सान्याल के घर की भी खींची थी, मिस्टर दत्ता के घर की भी खींची थी। वो डेवलप करने को दे के आते हैं। साथ ही वो फिर से मिस्टर सान्याल से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें उस मूर्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिली। मिस्टर सान्याल कहते हैं कि नहीं, उन्हें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली। फेलुदा जब घर से बाहर निकलते हैं मिस्टर सान्याल के, तो वो ठिठक जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपरी मंजिल से उन्हें कोई देख रहा है और शीशे पे हल्की कट कट की आवाज़ कर रहा है। जब फेलुदा ऊपर देखते हैं, उनके साथ तोपशे भी था, तो वो देखते हैं कि वही वो छोटा उनका जो भतीजा था मिस्टर सान्याल का, जिसका नाम झुंटू था, जो उनके घर में रहता था, वो शीशे पर खड़े होकर टक टक की आवाज़ कर रहा है। तोपशे जब झुंटू को देखता है तो वो चौंक जाता है।
वो कहता है कि जब ये लोग मिस्टर दत्ता के घर से निकले थे और वो बच्चे जो गाना गा रहे थे रास्ते में, तो उसे ऐसा लगता है कि उसमें से एक बच्चा झुंटू था और वही वो गाना गा रहा था। तो अक्षय इस बात को बहुत गहराई से सोचते हैं और फिर घर आ जाते हैं। शाम को वो सारी फ़ोटोग्राफ्स भी डेवलप होकर आ गई थी जो फेलुदा ने खींची थी। उसके बाद फेलुदा उन सारी फ़ोटोग्राफ्स को पलंग पे बिछा लेते हैं और ख़ास करके वो तस्वीर जो दीवार की उन्होंने खींची थी वो बहुत ध्यान से देखते हैं। वह फेलुदा से तोपशे से पूछते हैं कि ये तस्वीर किस चीज़ की उसे लग रही है। वो छोटे से बच्चे के पंजे का निशान था जो कि भूरे रंग का था। तोपशे कहता है ये तो किसी बच्चे के हाथ के निशान हैं। तो फेलुदा कहते हैं कि भूरा रंग, तुम्हें क्या कुछ याद आ रहा है इस भूरे रंग को देख के? तो तोपशे कहता है कि हाँ, जो हम मिस्टर दत्ता के घर हम लोग जब गए थे, जब उनका घर वाइट वॉश हो रहा था, तो उनके दीवारों पे जो रंग था वो तो सफ़ेद था, लेकिन दरवाज़ों के जो रंग था वो भूरे रंग का एनामल पेंट था। फेलुदा कहते हैं बहुत अच्छी बात तुमने की, और कुछ बात तुम इस फ़ोटो को देख के कर सकते हो, इस बच्चे के पंजे को देख के? तो तोपशे कहता है कि नहीं, और कोई बात तो समझ में नहीं आ रही उसकी। लेकिन फेलुदा उस तस्वीर को बहुत देर तक बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। उसके बाद वो अचानक से अपनी गाड़ी निकालते हैं, तोपशे को उसमें बैठाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को भी साथ में लेते हैं। वो इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि बहुत ज़रूरी उनको उनके साथ में चलना है। सारे लोग गाड़ी में बैठ के मिस्टर सान्याल के घर पहुंचते हैं। मिस्टर सान्याल अपने घर से बाहर निकल रहे थे। फेलुदा इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि हम लोग को उनका पीछा करना है। वो पीछा कर रहे थे, तभी फेलुदा अपनी वो रिवॉल्वर निकालते हैं जो उनके पास एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी, और जो गाड़ी आगे जा रही थी उसके टायर पे वो गोली दाग देते हैं। टायर पंचर हो जाता है और मिस्टर सान्याल की गाड़ी वहीं खंबे से टकरा के रुक जाती है। इंस्पेक्टर साहब समझ नहीं पाते कि अचानक फेलुदा ने गन क्यों फायर कर दी। सारे घबरा के बाहर निकलते हैं। मिस्टर सान्याल बड़े गुस्से में थे। वो बाहर निकलते हैं। वो फेलुदा से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने उसकी कार पे गोली मार दी। मिस्टर सान्याल के साथ उनका ड्राइवर भी था। तो फेलुदा मिस्टर सान्याल से पूछते हैं कि आपके साथ क्या कोई और भी है? तो वो कहते हैं नहीं, कोई नहीं है। तभी फेलुदा पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं। उनका वो छोटा सा भतीजा भी पीछे बैठा था, लेकिन देखते ही देखते वो भतीजा बड़ी फुर्ती से फेलुदा के ऊपर चढ़ के उनका गला दबाने लगता है, और उसकी पकड़ इतनी तेज़ थी कि फेलुदा का दम घुटने लगता है। लेकिन फेलुदा भी योगा करने में और सब एक्सरसाइज करने में बहुत माहिर थे, उनके पास भी बहुत ताकत थी। वो फट से उस बच्चे की पकड़ छुड़ाते हैं अपनी गर्दन से और उसे ज़मीन पे पटक देते हैं। जब वो बच्चा चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ बच्चों जैसी नहीं थी, उसकी आवाज़ तो बड़े आदमी लोग जैसी थी। इंस्पेक्टर साहब भी चौंक के उस बच्चे को देखते हैं। दरअसल वो बच्चा झिंटू बच्चा नहीं था। फेलुदा पूछते हैं मिस्टर सान्याल से कि आप बताइए इसकी असली उम्र क्या है इस बच्चे की? तो मिस्टर सान्याल कहते हैं कि ये 40 साल का एक बौना आदमी है। वो बच्चा बच्चा नहीं था, बल्कि एक 40 साल का ताकतवर पुरुष था। इसीलिए उसने पेट पे उसके नौकर को मारा था, क्योंकि उसकी हाइट वहीं तक पहुंचती थी। उसके साथ एक पतला लंबा सा बच्चा नीचे, जो उनका घर था मिस्टर सान्याल का, उसके नीचे की मंजिल पे भी रहता था। वो बच्चा पतंग उड़ाता था, उसकी पतंग जो फेलुदा ने देखी थी। ये लंबा वाला बच्चा जो था ये गाना गाता था, और ये छोटा आदमी जो था झिंटू वो सास को बचाता था। ये दीवार पे चढ़ने में बहुत सक्षम था। दरअसल मिस्टर सान्याल के घर में कोई चोरी हुई ही नहीं थी। उन्होंने नाटक करके अपने आप को रस्सी से बंधवाया था और फिर खुलवा भी दिया था। उन्हें तो चुराने थे वो सारे एंटीक सामान जो मिस्टर दत्ता के घर पे थे। उनके मन में जो इजिप्शियन सामान होते हैं उसको लेके इस कदर लालच थी कि वो पागलपन में परिवर्तित हो चुकी थी। वो किसी भी कीमत पे मिस्टर दत्ता के यहाँ का जितना भी एंटीक इजिप्शियन सामान था वो चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इसके लिए खेल खेला, उन्हें फेलुदा को भी इसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने दिखाया ऐसा कि कोई एक चोर है जो रस्सियों से बांध के मार पीट के शहर में चोरी कर रहा है और एंटीक सामान चुरा रहा है, जबकि कोई ऐसा चोर था ही नहीं। और उन्होंने उस झुंटू को दीवार पे चढ़वा के मिस्टर दत्ता के घर से चोरी करवाई। झुंटू जो था वो अपने मन से ये सारे काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उस दिन फेलुदा को देख के वो हल्की टक टक की आवाज़ ऊपर की मंजिल से कर रहा था। वो शायद फेलुदा से कहना चाह रहा था कि वो यहाँ कैद है, फेलुदा उसे किसी तरह यहाँ से छुड़ा ले।
मिस्टर सान्याल की गाड़ी से मिस्टर दत्ता के यहाँ का चोरी का सारा सामान बरामद होता है। साथ ही बरामद हो जाती वो एनुबिस की मूर्ति भी, जिसकी चोरी का इल्ज़ाम उन्होंने मिस्टर दत्ता पे या किसी और पे लगाने की कोशिश की थी। फेलुदा वह मूर्ति निकाल के मिस्टर सान्याल के हाथ में देता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें एक बात याद है। उन्होंने फेलुदा से कहा था कि अगर ये मूर्ति वह उसे पकड़ के दे देंगे वापस तो उसे वो बहुत सारे रिवॉर्ड देगा। मिस्टर सान्याल शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी पलखें झुका लेते हैं। पुलिस उनको पकड़ लेती है, साथ में झुंटू भी पकड़ा जाता है और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। द एनुबिस मिस्ट्री कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल सुनो कहानी से ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।